हेलो एवरीवन। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, वो है मैयाडगन। ये एक तमिल मूवी है। इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि अरुल एक मंदिर में बैठकर रो रहा है। वो वहाँ से दुखी दुखी विदा होता है और वो अपना घर आ जाता है और भुवना को, जो उसकी कज़न है, उसको सुलाता है। एक्चुअली वो सब अपना घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो उनका घर हथिया लेते हैं और वो बहुत दुखी है। इसीलिए वो अपना साइकिल भी छोड़कर जाता है और अपने पापा से कहता है कि ये साइकिल किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। और वो उस रात के अंधेरे में अपना शहर तंजावुर छोड़कर निकल जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस कहानी आगे बढ़ती है और 2018 साल में वो सब चेन्नई में रहते हैं और चेन्नई में वो रोज़ पक्षियों को खाना खिलाता है। अरुल अब एक पिता है जिसकी एक बेटी है जो एक टीनेजर है और उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसके पिताजी फिजिक्स के स्कूल टीचर थे जो अभी बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं। तो दिखा रहे हैं कि सुबह सुबह वो निकल जाता है भुवना के शादी के लिए और तंजावुर के लिए। तो नहीं चाहता था, पर क्योंकि घर से कोई भी नहीं जा रहा है और भुवना ने उसे धमकी भी दी है कि अगर वो उसकी शादी में नहीं आएगा तो वो शादी ही नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने भुवना से बहुत प्यार करता है। वो जाने के लिए मजबूर हो गया और वो तंजावुर स्टेशन आकर उसका मन बहुत उदास था क्योंकि वो ये शहर छोड़कर जा चुका है और ये शहर उसे बहुत याद आता है। वो मंदिर, वो पुरानी गलियाँ और अपना घर वो बहुत मिस करता है। वो अपने घर के सामने आकर रुकता भी है, पर वो किसी की आवाज़ सुन के वहाँ से भाग भी जाता है और वहाँ से वो एक लॉज में रहकर अपना रात गुजारता है। और फिर सुबह सुबह वो निकल जाता है मंदिर के लिए। वहाँ पर अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करता है, अपनी बीवी को बताता है कि वो आकर लॉज में रुका है। अपने शहर में आकर भी उसे लॉज में रुकना पड़ रहा है। इसी दौरान वो उस हाथी को देखता है जो उसके बचपन में भी था और उसे बताता है कि ये हाथी अब तुमसे भी बड़ा हो गया है। इसी दौरान वो उसकी बीवी से कहती है, तुम वहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते 2 दिन अपनी बहन की शादी के लिए। पर अरुण कहता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि उसके जो घर के मालिक है वो घर बेचने की सोच रहा है और वो घर खरीदना चाहता है। इससे उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो एक नीरामंगलम के लिए एक बस पे उड़ जाता है। वो अपनी भुवना की शादी के लिए नीरामंगलम में उतरने वाला है। इसी दौरान कंडक्टर पूछता है कि नीरामंगलम में आप किसके घर जाने वाले हैं। तब वो जब बताता है तब उसे पता चलता है कि वो उसके पिताजी का स्टूडेंट है और वो जब पहुंचता है तो वो उसे वहाँ पर उतार देते हैं। अब वो नीरामंगलम में अपनी बहन की शादी के लिए मैरिज हॉल में आता है और चुप करके एक कोने में बैठ जाता है। इसी दौरान लता उसे देख लेती। लता से मिलके अरुल को पता चलता है कि लता की शादी एक ऐसे इंसान से कर दी गई है जो अभी नशे में धुत रहता है और लता को मारता पीटता भी रहता है। तो ये सुनकर अरुल बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद लता वहाँ से चला जाता है और एक इंसान जो अरुल की आंखें पकड़ के पूछते हैं कि बताइए मैं कौन हूँ। और अरुल पहचानता नहीं है। अचानक से वो इंसान सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर फिर भी अरुल उसे पहचानता नहीं। पर वो ये उसे बोलता नहीं कि उसने उसे नहीं पहचाना है। वो इसी तरह से बात करने लगता है कि जैसे वो उसे जानता हो। वो टॉयलेट जाते वक्त भी अरुल का पीछा नहीं छोड़ता और दोनों साथ जाते हैं और वहाँ पर अरुल को सुकु मामा मिलते हैं। वो सुकु मामा से भी जानने की कोशिश करता है कि वो इंसान कौन है, पर वो पूछने का मौका उसे नहीं मिलता। और सुकु मामा उसे कार्तिक को कहते हैं कि देखो तो ये किसे ढूंढ रहा है। और फिर सुक्कू मामा को वो फ़ोन पर अपने पापा से बात करवाने लगता है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्यों आप नहीं आए, आइंदा से आप हमें भूल गए क्या, ऐसा कहते हैं। और इससे अरुल के पापा बहुत दुखी हो जाते हैं और भुवना को इस वक्त अरुल जाता है उसे गिफ्ट देने और ये सीन बहुत ही इमोशनल है। प्लीज़ आप ये मूवी देखने से ये सीन मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर वो भुवना के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया है, जिसमें से उसका गले का हार, पायल ऐसा है। पायल पहनाते वक्त वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अरुल उस वक्त रोने लगता है और ये सीन बहुत ही दिल को छू जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरुल को एहसास होता है कि यहाँ से जाते वक्त उसने क्या क्या खोया है यहाँ से।
भुवना किसी भी हाल पर अरुल को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। वो उसे मना करती हैं कि आप यहाँ से मत जाइएगा, हम साथ में खाना खाएंगे। पर अरुल उसे चकमा देकर निकल जाता है और खाने को बैठ जाता है क्योंकि उसे रात को ही निकलना है। वहाँ पर वो लोग भी आए थे जिसने उसके साथ उसके परिवार उसके घर को उससे छीन लिया था। तो उसे देख के अरुल फिर से दुखी हो जाता है। और इस वक्त वो जो कार्थी है वो अरुल से नंबर मांगता है। अरुल उसे गलत नंबर देता है, पर कार्थी उसके फ़ोन पर उसके वॉलेट पर एक कागज़ के टुकड़े पर उसका फ़ोन नंबर देके उसके बैग में वो कागज़ रख देता है। शादी के ख़त्म होने के बाद सब नववधू को आशीर्वाद देते हैं और खाने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसी वक्त अरुल अपनी पत्नी हेमा को फ़ोन करती है और उसे बताता है कि उसके साथ एक इंसान है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा है। तो हेमा उसे कहती है कि आप पूछ लीजिए कि वो कौन है, पर वो कह रहा है कि नहीं, अगर मैं उससे पूछूंगा तो उसे तकलीफ़ होगी और मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फिर वो सुक्कू मामा से विदा लेकर वहाँ से निकल जाता है और इसी दौरान कार्थी रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि भैया उसके साथ एक दिन को उनके साथ रुकना चाहिए था। और इसी तरह वो वहाँ से बस स्टैंड तक भैया को लेकर आते हैं। पर वहाँ आकर उन्हें पता चलता है, पर वहाँ क्योंकि बस 10 बजे को होती है और वो नहीं चाहता कि भैया को बस मिले, इसीलिए वो चाय की दुकान पे रुकता है और इसी दौरान बस मिस हो जाती है। और अरुल उससे बहुत नाराज़ होता है कि तुम्हारे चाय के चक्कर में मेरा बस मिस हो गया और मैं यहाँ पर अभी कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर किसी लॉज में रुक जाऊँगा। पर लॉज का हालात बहुत ख़राब होता है, इसीलिए वो मजबूरन कार्थी के साथ ही चला जाता है उसी के घर। इसी दौरान कार्थी अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताती है कि वो उसके साथ अरुल भैया को लेकर आ रहा है, तो वो सारी तैयारी करके रखे। अरुल को समझ में आता है कि उसके ना जाने से कार्थी बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। अभी वो फ़ोन करके अपनी पत्नी को बता देता है कि वो आज रात को नहीं आने वाला है क्योंकि उसका बस मिस हो गया है और वो कहीं रुक जाएगा तो वो कल सुबह आ जाएगा। और अभी वो दोनों कार्थी के घर पहुंचते हैं। वहाँ पर नंदिनी, कार्थी की पत्नी, उन दोनों का वेलकम करती है और अरुल को बहुत अच्छा महसूस होता है कि वो उन्हें नहीं जानता, पर फिर भी वो सब उसे कितना प्यार करते हैं, उसे कितना सम्मान दे रहे हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और पुरानी तस्वीरों को देखकर अरुल पहचानने की कोशिश करता है कि कौन है कार्थी, मतलब उनके साथ उनका संबंध क्या है, पर वो उसे कुछ याद ही नहीं आता। अभी नंदिनी उन्हें कहती है कि चलिए भैया नहा लीजिए। तो वो बताते हैं कि हाँ, मैं खाना खा कर आऊँ, मैं बस नहाने जाऊँगा। तो अभी वो दोनों नहाने चले जाते हैं और वहाँ पर कुंडी बंद करके वो बाथरूम में नहाते हैं और कार्थी वहाँ से चले जाते हैं। और वो दोनों चैलेंज करते हैं कि पहले किसका नहाना होता है वो देखेंगे। अभी नहाने के बाद अरुल बाहर आता है और पुरानी फ़ोटो में से वो कार्थी का नाम या उसका तस्वीर देख कर उसे पहचानने की कोशिश करता है। कोई बचपन की तस्वीर देख कर उसे याद आ जाए कि वो कौन है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसी तरह से वो वहाँ से निकल जाता है। उसी दौरान नंदिनी आकर कहती है कि कार्थी उसका इंतज़ार घर के बाहर कर रहे हैं, तो वो वहाँ चले जाए। अभी घर के पीछे आकर वो देखते हैं कि कार्थी वहाँ पर मैट पात के उनका वेट कर रहे हैं। अभी वो दोनों बात ही करने लगते हैं कि इसी तरह ना भुवना का फ़ोन आ जाता है। इसी दौरान भुवना का फ़ोन आता है, पर वो फ़ोन नहीं लेना चाहते और उन्हें पूछते हैं कि मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। पर कार्थी उन्हें कहते हैं कि आप फ़ोन ले सकते हैं, मैंने भुवना को जो बताना था बता दिया है। ये सुन के वो हंसने लगते हैं और फिर वो उन्हें बताते हैं कि आज आप पार्टी में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे और वो शर्ट भुवना ने आपको दिया होगा, पर पहुंचाया मैंने आपको है। अभी चलिए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। वो जाकर मिलवाता है उनके एक भैंस से जिसका नाम उन्होंने रखा है धोनी, क्योंकि ये धोनी की तरह उछाल फेंकता है सबको। तो चलिए अभी धोनी से मिलते हैं। वो जब मिला था बहुत ही दुबला पतला सा था, पर सुक्कू मामा ने उसे ट्रेनिंग देकर इतना ताकतवर बनाया है कि अभी वो जैसे भी जल्लीकट्टू में जाता है वो खुद जीतता है और अभी वो उसके बिल्कुल नंदी जैसा लगता है। और उसके बाद वो हर जल्लीकट्टू में उसके लिए प्राइज़ लेकर आता है। एक जल्लीकट्टू था जिस पर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था।
क्योंकि वो जाना भी नहीं चाहता था। पर उसके बाद उसने फिर ट्रेनिंग दिया शुकु मामा ने उसको, और वो फिर जीत के आया। अभी इसी दौरान फ़ोन आता है नंदिनी का। नंदिनी फ़ोन करके कहते हैं कि पीछे से आवाज़ आ रही है, आप क्या घर के पीछे पिछवाड़े गए हैं? तो फिर भैया कहते कि नहीं कोई बात नहीं, सब सेफ़ है। तब नंदिनी उन्हें बताती कि वहाँ पर सांप है। तो भैया डरने लगते हैं, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभी अभी काठी उन्हें कहते हैं कि मैं भी आपको किसी चीज़ से मिलाना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि आपका जो साइकिल आपने छोड़ दिया था, वो साइकिल मेरे पापा जब लाने वाले थे तब मैं बहुत छोटा था, और मैं सारा दिन उसी साइकिल का वेट कर रहा था। स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था, मुझे सिर्फ लग रहा था कि पापा कब आएंगे। आप लोगों के जाने के बाद पापा ने वो घर साफ करके, वो घर साइकिल की मरम्मत करके साइकिल लेकर आए थे। और जब वो साइकिल ला रहे थे तो गली में आने से पहले उन्होंने साइकिल की रिंग बजाना चालू कर दिया था। साइकिल की रिंग सुनते ही मैं भाग कर गया और पापा के पीछे साइकिल पर बैठने के लिए ज़िद करने लगा। फिर पापा ने मुझे वहाँ बैठाकर चक्कर लगवाया, और इसी तरह आपकी साइकिल पर पहली बार मैं बैठा। और उसी साइकिल पर पापा ने मुझे भी, मम्मी को और मेरे भाई तीनों को बिठाकर भी चलाया था, और मुझे उस साइकिल से बहुत प्यार था। फिर मैं वो साइकिल सीखने के लिए खुद ही साइकिल लेकर निकल जाता था। इस तरह जब मेरे पैर भी नहीं जमते थे, मैं वो साइकिल चलाने की कोशिश करता था। तो एक दिन एक अंकल ने पीछे से मुझे कहा कि तुम चलाओ, मैं तुम्हें पीछे से पकड़ के रखूँगा। पर कुछ देर चलाने के बाद अंकल वहाँ से हट गए, और जब उन्होंने पहले पीछे भी देखा कि पीछे कोई नहीं है, तो वो पीछे मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, और इस तरह मेरा साइकिल मेरे हाथ से लड़खड़ाते मैं एक रेत के ऊपर गिर गया। वहाँ पर कुछ आंटियाँ थी जो आकर मुझे वहाँ पर गर्म दूध पिलाया, और अभी भी उसी का चोट अभी भी मेरे हाथों में है। गर्म दूध पीने के बाद मुझे कुछ ठीक महसूस हुआ, पर साइकिल मेरे हाथों से नहीं छूटा। मुझे पता चला कि मैंने उसी दिन साइकिल सीख लिया, और उसके बाद मैं हर रोज़ साइकिल चलाता था। और पापा संडे साइकिल लेकर कपड़े बेचने जाते थे गांव-गांव में। पापा उस वक्त साड़ियाँ बेचते थे। तो आपकी इसी साइकिल के वजह से मैं यही साइकिल चलाकर दूर स्कूल जाता था। वो बहुत दूर पड़ता था। अगर आपकी साइकिल नहीं होती थी तो शायद मुझे बस से जाना पड़ता। तो आपका साइकिल को मैं भगवान की तरह पूजता हूँ, क्योंकि इसी साइकिल से पापा ने हमारे खाने का भी इंतज़ाम किया, मेरा स्कूल का भी हुआ, और मेरे भाई का कॉलेज भी हुआ। तो भैया आप देखेंगे, चलिए पीछे देखिए, आपके पीछे ही साइकिल है। ये साइकिल देखकर ही, साइकिल के साथ ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और वो ये साइकिल के बाद कह रहे हैं कि चलो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, और वो दोनों साइकिल चलाकर बाहर डैम की तरफ चले जाते हैं, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरुल को जैसे उसका बचपन फिर से मिल जाता है। वो वहाँ पर डैम पर बैठकर वो दोनों बात करते रहते हैं, और उसके साथ वो ठंडी बियर भी पीते हैं। इस वक्त काठी उन्हें कहते हैं कि नंदिनी गर्भवती है, और उन्होंने अपने बच्चे का नाम क्या सोचा है आपको पता है? वो लोग उसका नाम अरुल के नाम से रखेंगे, अरुल मौली। ये सुनकर अरुल बहुत खुश होता है। अरुल उस वक्त कहता है कि अब उसे कुछ याद आता है, जब वो बच्चों का खेलने में बैठ कर देखते थे, और उसके घर वाले में 5-6 लोग होते थे, पर खाने में 15-20 लोग बैठते हैं। तो ये सुन के कार्तिक कहते मुझे पता है भैया, क्योंकि मैं खुद भी तो था आपके वहाँ घर पर। क्योंकि अरुल को कार्तिक के बारे में ये तो याद नहीं कि वो है कौन, पर कार्तिक उसे सब कुछ बचपन की याद दिलाता रहता है कि वो टॉयलेट करते वक्त ABC लिखते हैं। तो ये बात अरुल को याद आता है, और वो फिर से वो ट्राई करते हैं। चप्पल पहनते वक्त गलती से कार्तिक अरुल का चप्पल पहन लेता है, तो अरुल कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे चप्पल पहन के रखो। इसी दौरान वो दोनों साइकिल चला के फिर वापस आते हैं, और रास्ते में गाना गाते हैं और डांस भी करते हैं। फिर जब वो दोनों वापस आते हैं तो कार्तिक बहुत खुश होता है,
और वो अपनी चप्पल की ओर देखता है। उसे वो चप्पल बहुत मखमल की तरह लगता है। उसे पहले से ही नए कपड़ों का, नए जूतों का बहुत शौक़ था। जब वो घर वापस आते हैं तब तकरीबन रात बहुत बीत चुकी थी। वो दोनों जाकर कार्थी उसका बेड लगा देता है अरुल का और सोने को बोलते हैं। अब इस वक्त कार्थी उसे कहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपका घर आपसे छीन लिया है। मेरे लिए भैया उन्हें माफ़ कर दीजिए। तो इस बात से अरुल कहता है ठीक है, मैं उन्हें माफ़ कर दूँगा। अभी कार्थी कहते हैं भैया सब ठीक है, पर एक बात है, आपने आकर एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। क्यों भैया, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? कल सुबह आपको नंदिनी को आशीर्वाद देना है और हमारा नाम लेकर हमको आशीर्वाद देना है। ये सुन के अरुल बहुत तकलीफ़ में हो जाता है कि वो कैसे सुबह कार्तिक का सामना करेगा, क्योंकि उसे तो कार्तिक का नाम भी याद नहीं, उसे तो याद ही नहीं वो कौन है। इसलिए वो वहाँ से उठकर पूरी घर की तलाशी करने लगता है। कोई कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट जो उसे मिल जाए जिससे वो पता कर सके कि ये इंसान कौन है। पुरानी तस्वीरें, हर ड्रॉयर, सब कुछ वो ताक झांक करने लगता है, पर कहीं भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो पागलों की तरह पूरा घर तलाश करने लगता है, पर कहीं भी उसे ये पता नहीं चलता कि इस इंसान का परिचय क्या है। इसी दौरान वहाँ पर नंदिनी आ जाती है और नंदिनी आकर उन्हें पूछती है कि क्या बात है भैया, आप कुछ परेशान हैं, कुछ खाना खाना है आपको, मैं कुछ बना कर दूँ? तो उसे अरुल कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस सो जाइए। फिर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। नंदिनी के वहाँ से जाने के बाद उसे बहुत तकलीफ़ होती है और वो मन ही मन रोने लगता है। अचानक वो वहाँ से उठकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो अपना बैग लेते हुए भी बैग छोड़ देता है। फिर वो वापस आकर जहाँ पर कार्थी सोए रहते हैं वहाँ उसके सर के नीचे तकिया डाल देते हैं, पर फिर वो एक भी मिनट वहाँ पर ना रुक के वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान वो छुपते छुपाते बार बार पीछे की ओर देखता है कि उसे कोई देख न ले, पर वो वहाँ पर रुकता नहीं। वो जल्दी से वहीं से निकल जाता है। इतनी रात गए उसके घर से वो चोरी और चुपके से निकल जाता है। वहाँ से निकलते बहुत रात हो गई थी, पर वो बहुत दूर आकर चलने लगता है। गली से निकलते वक्त उसे याद आता है कि वो अपने भाई का जूता पहन के वहाँ से निकल चुका है। वो कार्तिक का जूता पहन के वहाँ से निकल चुका है और वो गली से भागते हुए गली से निकलने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसके उठने से पहले ही वो यहाँ से भाग जाए। वो जूता खोलकर वो जूता वहाँ रख कर ही चला जाता है। फिर वो वापस आकर फिर उससे वो जूता अपने सीने से लगा कर लेता है और वो जूता पहन के फिर जाता है। इसी दौरान रात भी काफ़ी होती है, पर उस गली में बहुत सन्नाटा था, उसे कोई भी नहीं दिखता और वो जूता को फिर से सीने से लगा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जाते जाते वो बहुत दूर आ जाता है और बार बार पीछे की ओर देखने लगता है पर उसे कोई भी दिखता नहीं और वो इसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से काफ़ी दूर आने के बाद एक हैंड पंप से वो थोड़ा सा अपना मुंह धो लेता है और मुंह धोने के बाद वो आगे चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद वो उसे एक मंदिर सामने पड़ता है। वो मंदिर के सामने खड़ा रहता है। उसी दौरान एक फूल बेचने वाली दीदी उन्हें कहती है कि आइए भैया, पूजा कर लीजिए, आज तो मंदिर आप अंदर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहाया नहीं हूँ, तो आप एक काम कीजिए, ये पैसे ले लीजिए और और एक भगवान से पूजा करवा लीजिए। तो दीदी पूछती है कि किसके नाम से पूजा करानी है? तो वो बोलते हैं भगवान के नाम से ही करा दीजिए। और फिर वहाँ से बस आता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ से थांजावुर की बस पकड़ते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आकर वो किसी से कुछ कहे बिना अपनी बीवी से मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ आकर वो अपने भाई को बहुत मिस करने लगते हैं। उसे अपनी बेटी की साइकिल देखकर उसके साइकिल पे बीते हुए पल याद आते हैं और उसे कार्तिक के कहे हुए बातें याद आती हैं।
वो हर रात में सोने भी नहीं पाता। हर वक्त उसे कार्तिक की बातें याद आती है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला था जो सबसे इतना प्यार करता है, पर मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसकी बीवी समझ नहीं पाती है कि अरुल को हुआ क्या है। वो इतना परेशान तो कभी नहीं रहता। वो कहता है कि वो इंसान मेरे से छोटा है, पर वो मुझसे इतना प्यार करता है। वो मुझे अपने दिल के बहुत करीब रखता है। वो मुझे अपने सर के ऊपर रखता है। अभी दिखाते हैं कि अरुल कोचिंग करवा रहा है और वो क्रिकेट के कोच है और वो अपने कोचिंग और गाइडेंस से बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। अब अरुल के घर वाले परेशान हैं कि किस तरह से रुपए जमा किए जाए घर खरीदने के लिए। उसे अभी 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो अपने कोच से मांग लेते हैं कि आप मुझे 25 लाख की हेल्प कर सकते हैं, तो वो देने में राज़ी हो जाते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि अरुल अभी अकेला बैठा हुआ है और वो अपने पर्स से वो कागज़ निकालता है जिस पर कार्ति ने अपना फ़ोन नंबर लिख के दिया था और उसकी बेटी वहीं पर आ जाती है। वो देख लेता है वो फ़ोन नंबर और वो पूछते हैं कि ये वही बेनाम अंकल का फ़ोन नंबर है ना? तो वो बोलते हैं हाँ, इसे रख दो यहाँ पर। अभी उनकी बेटी फिर उनसे अपना फ़ोन मांगती है और फिर वही नंबर डायल करके फ़ोन लगा देती है और फ़ोन अपने पापा को थमा देती है। फ़ोन पर जब पता चलता है कि उसने फ़ोन कर लिया है कार्तिक को, तो वो फ़ोन कार्तिक को बताते हैं कि उस दिन मैंने तुम्हें गलत नंबर दिया था, पर ये बात वो यकीन नहीं मान रहे। वो कह रहे कि आप मुझे गलत नंबर क्यों देंगे? तो बोले कि मैं तुम्हें पहचाना नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें गलत नंबर दिया। तो अब वो पूछ रहे थे कि आपका पैसे का इंतज़ाम हो गया? सुक्कू मामा ने कहा कि आपको 25 लाख की ज़रूरत है। आपको 25 लाख मैं और नंदिनी मिलकर देंगे और आपको ये पैसा लेना पड़ेगा। मैं कोई कुछ भी नहीं सुनूंगा आपके बात। अभी उसके बाद जब वो बोले कि ठीक है ले लूँगा, पर तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। वो बोलते हैं क्यों माफ़ करना क्यों होगा? तो जब वो बोलते हैं कि क्योंकि मैंने तुम्हें गलत नंबर दिया था। अभी ये सुनकर वो रोकने लगते हैं। तो अरे रो मत भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो तब वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दूँगा, पर आपको भी मुझे माफ़ करना होगा क्योंकि उस दिन बस का सही टाइम 9 बजकर था, पर मैंने आपको जानबूझ कर के लेट किया ताकि आप मेरे साथ एक दिन रुक सकें, तो इसीलिए आपको भी मुझे माफ़ करना होगा। और इसी अदला बदली में दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो कहते ठीक है, अब तुम मुझे याद दिलाओ कि तुम कौन हो। तब वो याद दिलाते हैं कि 1994 पे वो उनके घर गए थे और उनके घर पे वो उनके साथ खेलते थे और उनका रिश्ता है कि वो उनके माँ के मामा जी के बेटी का बेटा है। तो इसी दौरान वो एक साथ छुट्टियों में उनके घर आते थे और भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे। बहुत ही साथ इनके साथ बहुत से बच्चे थे जिसको वो भैया अपने भाइयों की तरह प्यार करते थे। सबको सिनेमा हॉल ले जाते थे, सिनेमा दिखाते थे और सबका सब्जियों का नाम रखते थे ताकि जब वो बाज़ार करने जाए तब सब अपने नाम से अपना नाम बताए। जैसे कि किसी का नाम था टमाटर, किसी का नाम था केला, जैसे भूमना का नाम था केला। और गर्मियों की छुट्टी में वो आम तोड़ के देते थे, वो सब साथ खेलते थे, यही सब बातें। तो अब भैया को कुछ कुछ याद आने लगते हैं और वो बोलते थे हाँ रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसका नाम टमाटर था, किसका नाम क्या था। तब वो कहते हैं कि गोभी किसका नाम था, तो वो बताते हैं कि कार्तिक के जो भाई है उसका नाम गोभी था। तो बोलते हैं कि उसका नाम क्या था, तो वो बोलते हैं कि उसका नाम मदी था। तो बोलते हैं कि आपको मेरा भाई मदी याद है और आपको मेरा नाम याद नहीं। तो बोले अरे तू तो पटाटो मतलब आलू है। तो भैया आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा अपने असली नाम बताइए। आलू नाम तो मुझे आपने दिया था। पर अभी दिखाते हैं कि अरुल को सब कुछ याद आ गया है कि वो किस तरह छोटे उम्र में उसके बालों को सहलाता था और वो अपने उसकी गोदी में सर रख के सो जाता था। तो फ़ोन रख, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। और दिखाते हैं कि भैया के
आप मुझसे बच रहे थे। अरे पोटैटो फ़ोन तो रख, मैं तुझसे बाद में बात करूँगा। ये बोलकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी बेटी के कारण ही आज उसे सबसे बड़ा खुशखबरी मिल चुका था। वो अपने भाई को फिर से पा गया था। तो अभी वो फ़ोन रख देते हैं और बात करते करते पूछते हैं कि अभी तुम कैसे हो। तो बोला चलिए भैया, आपकी बत्ती तो जली, आपने पूछा तो मैं कैसा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ये कह के वो फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पर काठी भी हड़का बक्का रह जाता है कि क्या हुआ भैया ने अचानक से फ़ोन क्यों काट दिया। अब दिखाते हैं वो वापस नीदामंगलम आ गए हैं एक बस से, और उसी मंदिर के सामने आकर वो उसी फूल वाली औरत को पैसा देते हैं पूजा करवाने के लिए। इस बार वो औरत उसे पूछती है कि क्या बात है भैया, आप किसकी पूजा करवाना चाहते हैं। तो इस वक्त वो कोई नाम बोलते हैं जो नाम हमें सुनाई नहीं देता, और वो आ जाते हैं कार्तिक के घर। कार्तिक के घर आकर वो उसी गली होते होते उसके घर के सामने आते हैं और उसके पटाटो करके अंदर आ जाते हैं। और बार बार उसके बुलाने पर भी वो देखते हैं कि कार्तिक दरवाज़ा नहीं खोलते। उन्हें पता चल जाता है कि वो उस दरवाजे के सामने ही खड़ा है, फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। फिर बोलते हैं कि ए आलू, दरवाज़ा खोल। मुझे पता है कि तुम दरवाजे के सामने खड़े हो, पर कोई भी आवाज़ नहीं आता। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दरवाजे के सामने ही खड़े हो, दरवाज़ा खोल दो आलू। पर जब वो दरवाज़ा नहीं खोलते, फिर बोलते हैं, उसका नाम लेकर पुकारते हैं कि दरवाज़ा खोल दे मियाँ डगा। तो हमें पता चलता है कि कार्तिक का असली नाम मियाँ डगा है, और वो ये नाम सुनकर अंदर से भैया कह के निकल आता है। ये कहानी आपको दिल को छू जाएगी, तो प्लीज़ ये कहानी को नेटफ्लिक्स पर ज़रूर देखिएगा।